अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू। आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आज हमारे मेहमान हैं साउथ इंडिया के एक ऐसे नेता जो बड़े बड़े नेताओं को पटखनी लगाना जानते हैं, जो चुनाव जीतना चाहते हैं, जो साउथ इंडिया के सबसे पॉपुलर नेताओं में से एक हैं, यंग हैं, वाइब्रेंट हैं। प्लीज वेलकम तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। हमारे आज के जज पंकज वोरा को, जाने माने जर्नलिस्ट पंकज वोरा। जो आपकी एंट्री पर गाना बजाया था, ये जरा तेलुगु लैंग्वेज आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो समझना है तो तेलंगाना के जनता या तेलुगु जनता के दिल का धड़कन क्या है आपको पता लगेगा कि इसका मतलब तिरंगा झंडा लेकर एक योद्धा निकला है, उनका नाम है रेवंत अन्ना। अन्ना का मतलब भाई। अच्छा। तो कांग्रेस कैडर को मोटिवेट करने के लिए और ऐसे ही तेलंगाना जनता में क्या सरकार के खिलाफ सोच है और आगे लोग क्या तरक्की करना चाह रहे हैं, इसका सीक्वल ऑफ दैट इमोशन किसी ने बना के दिया था कि पदयात्रा में ये प्ले करो। तो सब डांस करती हैं इसके ऊपर। हाँ, प्रियंका जी, राहुल जी भी डांस किए थे तो ये प्रोग्राम में। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर, एक नजर डालेंगे रेवंत रेड्डी के पॉलिटिकल करियर। आपकी अदालत में हमारे आज के मेहमान रेवंत रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, स्टेट के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। रेवंत रेड्डी जबरदस्त कैंपेनर हैं, मेटिकुलस प्लानर हैं। रेवंत रेड्डी हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से आर्ट्स ग्रेजुएट हैं। रेवंत रेड्डी ने अपना पॉलिटिकल करियर एबीवीपी से एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर शुरू किया। रेवंत रेड्डी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में एमएलसी बने। फिर रेवंत रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की। टीडीपी से आंध्र प्रदेश असेंबली के लिए इलेक्ट हुए। 2014 में रेवंत रेड्डी तेलंगाना असेंबली का चुनाव जीते, टीडीपी के फ्लोर लीडर बने। 2017 में रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी के इनविटेशन पर कांग्रेस ज्वाइन की। रेवंत रेड्डी असेंबली का इलेक्शन हार गए, पर इन्होंने अपनी मेहनत से तेलंगाना में कांग्रेस को फिर से खड़ा कर दिया। असेंबली इलेक्शन से करीब 2 साल पहले रेवंत रेड्डी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। रेवंत रेड्डी ने केसीआर के खिलाफ जबरदस्त कैंपेन किया, लोगों से 6 गारंटी का वादा किया। कांग्रेस की जीत हुई। रेवंत रेड्डी का तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बनने का सपना पूरा हुआ। पावरफुल ओरेटर, फुटबॉलर और फिल्मों के शौकीन रेवंत रेड्डी आपकी अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर। आपकी अदालत में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्जाम है कि ये मनमानी करते हैं। रेड्डी साहब, बचपन की बैकग्राउंड मैंने आपकी देखी, पढ़ाई में अच्छे थे, टॉपर थे, घर वाले खुश रहते थे, पिताजी भी पुलिस प्रधान थे, दबदबा था। तब से लेके मैं ये करूं, मैं वो करूं, मेरी मर्जी, जो चाहते हैं वो करते हैं। वो ज़रूरी है। अगर आगे आप तरक्की करना है तो हम जो सोचे वो किए तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं जो सोचा, आज तो नतीजा आप देख रहे हैं ना, जो मनमानी से जो काम किया आज मुख्यमंत्री बने। नहीं तो मैं भी सरकारी नौकरी में, नहीं तो सरकारी नौकरी में कुछ बनकर काम करते थे। अदरवाइज़ हमारे रिश्तेदार फ्रेंड्स सब सारे यूएस गए, यूएस में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या और कुछ बनकर
काम करते थे। आज तो कहीं रिजल्ट्स हम देख रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि बचपन में शरारतें बहुत करते थे और पकड़े भी नहीं जाते थे। अभी पकड़े नहीं गए ना, शरारत किया बोल के कैसे कह सकता हूँ मैं। पकड़े गए तो पता लगता था कि हम शरारत कर रहे हैं, अभी पकड़े नहीं गए ना। बहुत सारी चीजें आपकी मनमानी की दिखाई देती हैं। आपकी मदर पुराने घर में रहना चाहती थी, 300 साल पुराना घर था, आपने उसको डिमोलिश करा दिया, मदर को बताया नहीं, उनको हैदराबाद बुला के। किया। वो पुराना घर था, मतलब हमारे परिवार दादा परदादा दिए सो घर है, बहुत बड़ा है गांव में। हम लोग 7 भाई थे, 1 बहन है। हम 7 भाई हम बाहर आ चुके हैं। कुछ लोग यूएस चला गए, कुछ लोग हैदराबाद में, कुछ लोग और कहीं है। गाँव में हमारा मदर अकेले रहते थे, मतलब घर तो पुराना हो गया, मेंटेनेंस का ज़्यादा हो गया। मदर ऐसा कह रहे कि मैं जितना दिन जीऊँगा मैं यहाँ ही यही घर पे रहता हूँ। तो मैं सोचा था बेतकलीफ दूर करने के लिए, तो मैं हैदराबाद बुलाया, जेसीबी भेज दे के पूरा घर तोड़ दिया। हफ्ते के बाद पता लग गए कि घर तो माँ ने बहुत गुस्सा किए थे, ऐसा कैसा करते। मन में आया कर दिया। जब मोहब्बत किया आपने तो भी मैंने सुना कि इंटर कॉलेज में लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए पूरा दम लगा दिया था। अभी लव मैरिज करना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। लेकिन मैंने सुना कि लड़की के पेरेंट्स राजी नहीं थे और लड़की को उन्होंने दिल्ली भेज दिया था आपसे बचाने के लिए। तो दिल्ली कहाँ दूर है, 7 समुंदर के उधर रहा तो भी जा रहे हैं आजकल। दिल्ली आना क्या, भेज दिए थे। मैं भी आया था दिल्ली को, तभी देखा दिल्ली। फिर आप आज बुलाए। तो फिर कैसे किया वो शादी? तो अरेंज, लव कम अरेंज्ड मैरिज। तो हम लव किए, वो लोग अरेंज किए मैरिज के लिए। आपकी बैकग्राउंड देखें तो आप अच्छे ओरेटर हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, थिंकर हैं, तो राजनीति में क्यों आ गए? राजनीति, हमारा बड़ा भाई पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे। हमारे गांव के बारे में तो आपको पता है, हमारा गांव ऐसा गांव है कि 2000 लोग कुछ ऐसा पॉपुलेशन है, मगर हमारा गांव फैक्शन विलेज है। मतलब गांव में हमारे जो दायादी इन लोगों से हमेशा मारम पीट, मर्डर्स, ये ऐसा कुछ बैकग्राउंड है। पापा के लिए भी मर्डर केस में कन्विक्शन हुआ था सेशंस कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में एक्विटल हो गए, वो बात अलग है, गलत केस ऐसा कुछ। मेरा भाई को तब एक पुलिस ऑफिसर ने ये किया जब ये वॉज इन इंटरमीडिएट, अरे ये गांव अगर सुधारना है तो इनको बाहर निकालना है, मतलब गांव से। गांव के जो फैक्शन, जो ग्रुप्स, जो फाइट, जो गांव पूरा 30-40 साल कभी गांव में कोई सुकून से सोया नहीं। तो हमारे बड़े भाई को निकाल के वो पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती किया एज ए कांस्टेबल। तब हमारे परिवार के हिसाब से मतलब बड़ा लैंडलॉर्ड से, अच्छा रेप्यूटेड फैमिली है। अरे इनके परिवार में कोई बंदा पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन होना, वो भी कांस्टेबल ज्वाइन होने का, ये क्या है। बहुत सारे दिन पर रिश्तेदार भी आते नहीं थे कि अरे ये छोटे नौकरी करना क्या है इन लोगों के। तो हमारे भाई का ये सोच था, अरे ये पूरा सब लोग अपने बात सुनना है तो राजनीति में आना ही है, राजनीति से हम सब कुछ कर सकता है। तो हमारे बड़े भाई हम लोगों को गांव से निकाल के जहाँ पर वो जॉब कर रहे थे पढ़ लिखने के लिए, वहाँ पर लेकर गए। क्योंकि तब जब तक हमारा केस नहीं हुआ था, बहुत सारे नेता लोग हमारे घर, गांव के आना है तो हमारे घर पे ही आना है और कहीं जाने का इजाज़त नहीं थे किसी को भी। कोई भी वोट मांगना है तो हमारे घर पे आना, कोई भी नेता आना है तो हमारे घर पे ही आना, कोई पुलिस आना है तो हमारे घर पे ही आना। केस होने के बाद, ऐसे होने के बाद लोग आना ही बंद कर दिए, खासकर नेता लोग। तो हमारे भाई ने सोचा कि वो नेता हम भी बन सकता है, क्यों नहीं। तो मैं सोचा क्यों नहीं बनेंगे। लेकिन तो ये सोचा था कि चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे? चीफ मिनिस्टर तो मैं 2009 में सोचा था, तेलंगाना हो जाएंगे, तेलंगाना होने के बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। उससे पहले तो नेता बनने के लिए कोशिश किया, उससे पहले तो नेता, आज तो हमारे बड़े भाई नहीं है। तो मैं सोचा था राजनीति करना है,
इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा? क्लैरिटी है हमारे सोच में। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बन सकता है, वाईएस राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री बन सकता है, मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? क्यों नहीं? वो भी मिडिल क्लास के हैं, वो भी किसान के परिवार से आए हुए, हम क्यों नहीं बन सकते? देखिए, ज्यादातर लोग राजनीति में आते हैं पैसा कमाने के लिए। आप हैं अपना घर फूंक के तमाशा देख रहे हैं। मैंने सुना कि प्रॉपर्टी बेच के आपने इलेक्शन लड़ा। अभी कुछ पाने के लिए कुछ कौन है? प्रॉपर्टी बहुत सारे खरीद सकते हैं, मगर राजनीति में एक बार हार गया ना, फिर सब कुछ गए। तो सब कुछ जाने से प्रॉपर्टी गए तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वाइफ आपकी तैयार थी कि 1500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेच दो और चुनाव लड़ो? अभी कभी सब कुछ वाइफ को बोल के किए तो कुछ नहीं होता है, कभी कभी करने के बाद बोलना है कभी। तो ये आपकी आदत है, माँ को बगैर बताए किया, वाइफ को बगैर बताए किया। अब कुछ चीज़ों ऐसे है कि हम करने के बाद दिखा सकते हैं, सब कुछ परमिशन लेना है तो इतना आसानी नहीं है, आसानी से परमिशन थोड़ी मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी के बयान में पढ़ रहा था आपके बारे में, वो आपको कहते हैं ये आरएसएस अन्ना है, ये कांग्रेसी नहीं है, असली आरएसएस निक्कर वाले हैं। मैं ये भी कहा था, लिक्कर पार्टी निक्कर पार्टी एक हो गई। लिक्कर पार्टी का मतलब बीआरएस, निक्कर पार्टी का मतलब बीजेपी, ये दोनों एक हो गए। ये दोनों का अनुसंधान करता है असदुद्दीन ओवैसी जी, क्योंकि ये हमेशा ये बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंसेस को बैलेंस करने में असद जी लगातार कोशिश करते थे। तो मैं कभी छुपाई नहीं, मैं विद्यार्थी परिषद में काम किया था। आई वॉज वेरी एक्टिव इन विद्यार्थी परिषद पॉलिटिक्स। उसके बाद मैं बिजनेस में चला गया। बिजनेस के बाद मैं इंडिपेंडेंट जेडपीटीसी 2006 जून इंडिपेंडेंट जेडपीटीसी जीता। 2007 जून एमएलसी इंडिपेंडेंट जीत लिए राजशेखर रेड्डी के खिलाफ, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थे। मेरे परिवार में बहुत सारे लोग मिनिस्टर्स भी थे, सबके खिलाफ मैं चुनाव लड़के एमएलसी बना। 2009 जून मैं पहली बार एमएलए बना। 2014 जून मैं दूसरी बार एमएलए बना। 2019 जून मैं एमपी बना। हिंदुस्तान से सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी मिलाए तो भी मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी उतना बड़ा नहीं है। 35 लाख वोटर्स है मेरा मल्काजगिरी पार्लियामेंट में। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा, दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं रिप्रेजेंट किए। तो हर जगह में मैं कुछ छुपा के काम नहीं किए, मैं सीधा सीधा बोले। जिस दिन मैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने के लिए राहुल जी बुलाया था, उसी दिन राहुल जी को दिखाया। मेरा बैकग्राउंड विद्यार्थी परिषद के, आई वॉज वेरी एक्टिव इन दैट पॉलिटिक्स। उसके बाद तो मैं बिजनेस में चला गया। उसके बाद तो नायडू पार्टी में, इंडिपेंडेंट जीतने के बाद मैं नायडू पार्टी अपोजिशन पार्टी में गया, कोई पावर पॉलिटिक्स में नहीं गए मैं। तो ये असदुद्दीन ओवैसी जी मुझे हराने के लिए कुछ बहाना नहीं मिला था। मुसलमान के नौजवान लोग मेरे साथ में काम कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आया। मैं 2-3 प्रोग्राम, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत कोशिश किए, ओल्ड सिटी में आए तो हम ये देख लेते, वो करते, ये करते। मैं कहा चार मीनार में खड़े रहकर तिरंगा झंडा लहराएंगे और राहुल जी आएगा, आप हिम्मत है तो रोकने के लिए कोशिश करो। मैं दिखाया, 2 लाख लोगों को जमा किया चार मीनार का, आप विजुअल देखो, मैं बोल के किया। तो उनको डर है, वो इतना गलत फहमी फैला के रखा है कि ओल्ड सिटी में कोई नहीं आ सकता है, किसी को नहीं आने देते, ओल्ड सिटी हमारा अड्डा है, मतलब हैदराबाद पार्लियामेंट। मैं बोला भाई ये हमारे ही है, ये हैदराबाद शहर हमारा है, हम बनाए, हमारा मेहनत से बनाए, सो शहर में आप कौन होते? रोक के तो देखो बोल के बोला था। मैं 2 लाख लोगों को लेके चार मीनार में गया, कांग्रेस पार्टी के झंडा लहराया। जहाँ पर राजीव गांधी जी झंडा लहराया था, वहीं पर राहुल गांधी जी से भी मैं झंडा लहराया चार मीनार के सामने। वहीं से रैली निकाला, मैं 15 किलोमीटर पदयात्रा की ओल्ड सिटी में। तब उनको ये लग गए कि सबको मैं डरा के चला सकता हूँ, ये क्यों नहीं डर रहा है। आपने भी डरा दिया, आपने कहा अचकंद के नीचे निक्कर है। मैं बहुत सारे बोले, अभी क्या बोलूं। शेरवानी के नीचे निक्कर है, पैजामा नहीं है बोल के बोला था। मैं वो बात कहा था।
भाई आपको पैजामा ही नहीं है, मुझे क्या बोल रहा है? अगर निकर डालना है तो मैं बराबर दिखा के निकर डालूंगा, छुपा के नहीं डालूंगा। लेकिन राहुल गांधी के बारे में ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि वो किसी से मिलते नहीं, किसी से ज्यादा बात नहीं करते। आपने कैसे फिट कर लिया राहुल गांधी को? रजत शर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राहुल जी को जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी लोगों का क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, मुझे पता नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 99% राहुल जी मिलते ही कुछ ना कुछ पोजीशन खींच लेके जाने के लिए जाते, कुछ दरखास्त लेके जाते, भाई मेरे को पीसीसी अध्यक्ष होना, या AICC सेक्रेटरी होना, नहीं तो मुख्यमंत्री होना, नहीं तो मंत्री होना। 2 मिनट के बाद उनको समझ में आता है ये क्या एजेंडा लेकर आया। पर्सनल एजेंडा रहा तो 2 मिनट के बाद बात करने को क्या रहता है, अच्छी बात मैं देखूंगा बोल के भेज देता है। अगर पब्लिक के एजेंडा लेकर, कुछ पॉलिसी लेकर, कुछ पार्टी के एक्टिविटी के प्रोग्राम लेकर आप जाके बैठे तो राहुल जी सुनने के लिए तैयार है। पहली बार मेरा मीटिंग हुआ था 10 मिनट के लिए, मैं गया, सबके जैसा मैं भी पार्टी में आ रहा हूँ, कुछ पोजीशन पूछने के लिए आ रहे बोल के समझाता। राहुल जी मुझे पूछे थे आप क्या लेना चाह रहे हैं, मैं बोला आगे 25 साल आपके साथ तो चलना है, अभी क्या पूछ के ले मैं, अभी तो पूछ के लेने के लिए नहीं आया। अगर हम लोग साथ में चलना है तो ये प्रोग्राम लेके चलना है, अगर ये पॉलिसी लेके अगर आगे गए तो कुछ कर सकते हैं। मैं कुछ आइडियाज़ मेरे का नहीं था पार्टी के बारे में, जो आउटसाइड ऑब्जर्वर, मैं कुछ कांग्रेस के बारे में कुछ मेरा ऑब्जर्वेशन है मैं वो दिखाया था, उनके बारे में भी कुछ मेरा ऑब्जर्वेशन है वो दिखाया था। वो मीटिंग ऐसा चले गए 1.5 घंटा हो गए, बाहर आनंद शर्मा जी, शीत जी, बहुत सारे लोग खड़े रहते, सबको रोक के मेरे से बात किए थे। फिर ये क्या कह सकते हैं रजत शर्मा जी, 10 मिनट का मीटिंग 1.5 घंटा हो गए। इसका मतलब राहुल जी का ने जब पर्सनल एजेंडा लेकर गए तो 1 मिनट 2 मिनट में मीटिंग खत्म होती। जनता की एजेंडा लेकर, पार्टी का एजेंडा लेकर अगर आप गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा टाइम देंगे। आके अलंकार और कौशल जी इशारा करते थे, अरे टाइम हो गया, बाकी के लोग हैं, तो भी राहुल जी सुनने के लिए तैयार है। लेकिन उस समय कांग्रेस की हालत तो तेलंगाना में अच्छी नहीं थी, ना संगठन था, ना लीडर थे, तो फिर आपने क्यों कांग्रेस को चुना? क्योंकि आप TRS में भी जा सकते थे, आप BJP में जा सकते थे, सारे ऑप्शंस आपके पास थे। तब मैं नायडू पार्टी में था, नायडू पार्टी वॉज NDA अलायंस, सरकार में भी थे हम लोग, आंध्र प्रदेश में भी सरकार था, केंद्र में भी सरकार था। नायडू पार्टी के MPs भी, मंत्री भी थे, अशोक गजपति राजू, सुजना चौधरी जी लोग भी। अगर चाहे तो मैं राज्यसभा बनकर केंद्र में मंत्री भी बन सकता था। मगर सब सारे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल सेटिस्फैक्शन होते थे, मगर तेलंगाना जनता के लिए लड़ने वाले कोई नहीं था। जनता, मैं नायडू पार्टी इसीलिए छोड़ा, DNA प्रॉब्लम, मतलब ये आंध्रा पार्टी, हमेशा मैं कितना भी मेहनत करो, फाइनली KCR ये कहता था भाई ये पार्टी कहाँ के, आंध्रा के पार्टी, ये आंध्रा के तरफ से वकालत ले रहा है, ये भी आंध्रा का ताबेदार है। एक बात से ख़त्म करता था। मैं सोचा कि आगे KCR से लड़ना है, कैसे लड़ सकते हैं, तो रणनीति तय की है मैं कि कांग्रेस प्लेटफॉर्म जो कांग्रेस तेलंगाना ने दिया हुआ है, कांग्रेस प्लेटफॉर्म से इनको हरा देंगे। तो कांग्रेस प्लेटफॉर्म, कांग्रेस जिस दिन मैं MLC इंडिपेंडेंट जीत लेते तब नायडू वॉज इन अ बैड पोजिशन इन अपोजिशन, मतलब 40 MLAs था। राजशेखर रेड्डी जी के जो दौरा चल रहा था, नायडू जी का कुछ नहीं था। तब भी मैं अपोजिशन पार्टी को चुन लिए कि जनता के तरफ लड़ने के लिए। 2017 जब मैं नायडू पार्टी छोड़ने के लिए राजी हो गया था, मैं पावर पॉलिटिक्स में BJP में या नहीं तो KCR के पावर इसमें नहीं गया था। मैं अपोजिशन पार्टी, कांग्रेस वॉज वेरी वीक इन दैट टाइम, सेंट्रल एंड स्टेट। तो मैं जनता के तरफ से लड़ना चाह रहा था, मैं नेता बनना चाह रहा था, मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए कोशिश नहीं की है, मैं मंत्री बनने के लिए कोशिश नहीं की है। मैं लीडर को और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को फ़र्क है, मैं लीडर बनना चाह रहा था। इसीलिए लीडर बनना है तो प्लेटफॉर्म होना है, प्लेटफॉर्म होना है तो जनता की आवाज़ बनना है। तो तेलंगाना 4 करोड़ जनता के लिए मैं कुछ लड़ना चाह रहा था, इसीलिए मैं कांग्रेस ऑप्ट की। लेकिन कांग्रेस को खड़ा करना मुश्किल काम था। 2 साल में कैसे किया आपने? हर चीज़ में कुछ ना कुछ। रजत शर्मा जी, आप 30 साल हो गए शायद, अभी मैं सुन रहा था, ये कितना मेहनत किए तो आप खड़ा किया आपकी अदालत, हम सबको ले आके यहाँ पर बिठा रहे। आपने तो 2 साल में कांग्रेस को तेलंगाना में खड़ा कर दिया।
सो कन्विक्शन से मेरा अंडरस्टैंडिंग, यंगस्टर्स बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, जो भी काम करना है तो कन्विक्शन से काम करो। अच्छा बुरा कुछ नहीं है, आप परसेप्शन जो क्रिएट कर रहा है वही अच्छा है वही बुरा है। कुछ लोगों को तेलंगाना देना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को तेलंगाना देना बुरा लगता है। दो परसेप्शन जो क्रिएट करेगा वही परसेप्शन बन जाएंगे। भाषा के नाम पे चर्चा होना, कुछ लोगों को अच्छा दिखते हैं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं दिखता है, मगर जो अच्छा परसेप्शन मतलब कन्विक्शन से जो काम करता है वो कामयाब हो जाएंगे। तो मैं कन्विक्शन से काम किया था 2 साल भाई। कोई कुछ भी बाई इलेक्शंस में मेरे 3200 वोट मिला था, 1.2% वोट मिला था कांग्रेस पार्टी को। मैं अध्यक्ष बनते ही एक बाई इलेक्शन आया था, बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को वोट मिला था 3200 वोट से, हार्डली 1.5%। लोग बोल रहे अरे रेवंत अध्यक्ष बनते कांग्रेस को खत्म कर दिया। सीधा राहुल गांधी सोनिया गांधी को शिकायत किया था लोगों ने कि ये किसको बना दिया, हरा रहा है ये इलेक्शन। वो हमेशा इंटरनल पॉलिटिक्स तो आपको पता है, पैलेस पॉलिटिक्स के बारे में मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आप दिल्ली में रहते हैं आपको ज़्यादा पता है। तो ये कंप्लेंट्स हमेशा रहता, मगर हिम्मत हारना नहीं। अगर अप एंड डाउन हमेशा रहता ही रहता। जनता में सवाल पूछते हैं जो लोग पूछना चाहते हैं, 1-2 सवाल हम ले सकते हैं अभी। तो सर हाल ही में आपकी बहुत फुटबॉल खेलते हुए वीडियो वायरल हो रही है, तो मेरा सवाल ये है कि फुटबॉल का शौक आपको बचपन से ही है, और सर आपका फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है सर? मैं कॉलेज डे से भी फुटबॉल खेलते थे, उसके बाद पॉलिटिक्स में आने के बाद फिर बीच में छोड़ दिया था। फिर पॉलिटिक्स में आने के बाद कोई रास्ता ही नहीं था कुछ एग्जास्ट करने के लिए, तो फुटबॉल खेल रहे थे। जब मैं देख रहा था डिगो मैराडोना वाज माय फेवरेट प्लेयर। आजकल तो बहुत सारे लोग आ गए, अभी रेगुलर फुटबॉल तो नहीं देख रहा हूँ, तब मैराडोना वाज द प्लेयर। तो आपकी फिटनेस का राज क्या है? ये फुटबॉल खेलना है? राजनीति करना है। जो पसंद के काम करते हैं तब हम फिट रहेंगे। तो एक ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में रेवंत रेड्डी पर इल्जाम और सवालात का एक और। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, आ जाओ, यहाँ पर बंदूक तैयार है, एक ही गोली से हो जाएंगे काम। मेरा भी पेशा है शेर को मारने का। मैं बिल्लियों को कुत्तों को नहीं मारता, मारे तो शेर को ही मारूंगा। आओ, मार के दिखा है ना इस चुनाव में। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर आरोप है कि ये असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं। रेवंत रेड्डी जी, आप केसीआर के बहुत दोस्त रहे हैं, उनके साथ आपने काम किया है, राजनीति में डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन मैंने देखा आजकल कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता तुम्हारी पैंट उतारेंगे, तुम्हारी शर्ट उतारेंगे और तुम्हारा वो अंडरवेयर भी उतारेंगे, नंगा कर देंगे। नहीं, ये ऐसे बात है, ईंट के जवाब पत्थर से देना है। कि केसीआर ने उससे पहले एक दिन ये कहा, पूरा कांग्रेस, मुख्यमंत्री से लेकर पूरा कांग्रेस ने मेरा एक भी बाल भी नहीं उखाड़ सकते, ऐसे कुछ बात कहे थे। तो मैं बोला भाई, हम खामोश रहने के वजह से आप वो आके प्रेस मीट लगवाए, अगर हम चाहे तो आपका चड्डी भी हम उतार के दिखाएंगे। अगर आप तारीख बोलो, मैं ये कहा आप तारीख बोलो, वो तारीख को मैं आऊँगा, मैं मेरा कार्यकर्ता लोगों को लेकर, तब देखेंगे आप क्या होने वाले। तो इसमें क्या गलती है रजत शर्मा जी, आप बोलो। अरे वो बाल की बात करें, आप चड्डी की बात कर रहे तो है। रजत शर्मा जी, आप हिंदी में पूछ रहे, मैं हिंदी में जवाब देना पड़ता, मैं तेलुगु में जवाब दिए तो आप समझ में भी नहीं आएंगे। तो केसीआर ने जो तरीका के भाषा इस्तेमाल किए थे वही तरीका के भाषा मैं इस्तेमाल किया। लेकिन आप तो कहते हैं कि मैं तुमको जेल में भेज दूंगा। आपने कहा कि वो चरनापल्ली जेल है, वहां का आपका चिप्पा कुड्डू खिलाएगा। हाँ, ये भी कहा, अभी कुछ मिस हो गया, डबल बेडरूम घर भी बना के दूंगा, क्योंकि बेटा आए तो कह रहेंगे, बेटी आए तो कह रहेंगे, सब लोग यही जेल पे रहने के लिए डबल बेडरूम घर बना के दूंगा बोल के बोले, क्योंकि ये सब लोग सरकार में शामिल थे। केसीआर सन, डॉटर इन लॉ, सब लोग
सब लोग तेलंगाना को लूट ही किए, फिर सब लोगों को जेल में भेज दिए। तो अभी एज तो हो गए केसीआर का, वो अलग रहे, बेटा अलग रहे, बेटी अलग रहे, उनके लिए दुख की बात है। इसीलिए डबल बेडरूम घर चरलापल्ली जेल में बना के दिए तो सब लोग इकट्ठा रहेंगे। कितना ह्यूमन बीइंग हूँ मैं, आप देखो। वो भी कहते हैं ये चरलापल्ली जेल के एलुमनाई हैं। आप भी रह चुके हैं। हाँ, मैं बहुत 2 बार रह चुके हैं, डिटेंशन सेल में भी था मैं। मेरा बेटी एंगेजमेंट के लिए केसीआर ने बेल भी नहीं देने दिए। फाइनली आई हैव गॉट 2 आवर्स टाइम। चरलापल्ली जेल से निकलकर मेरा बेटी एंगेजमेंट हाजिर होकर फिर मैं चरलापल्ली जेल को गए। तो किसी का कोई बेटी का एंगेजमेंट या घर में कुछ फंक्शन रहा तो हर फादर क्या सोचते हैं आपको पता है ना। उसी दिन मैं कहा केसीआर एक दिन आपको ऐसा नौबत आ जाएंगे, तेरा बेटी जेल में रहा तो तेरे को वो दुख क्या है पता लगेगा। आज तो वो फेस कर रहा है ना, आज उनकी बेटी जेल में है। जेल में है, मैं वही बात कह रहा हूँ। और वो आपने भी नहीं जेल में डाला, वो तो मोदी जी ने डाला। मोदी अभी हकीकत है, अभी बांटने मुझे मौका नहीं दिए, मोदी जी ने मुझे मौका नहीं दिए, मगर मौका दिए तो भी बेटी को नहीं डालता था, केसीआर को डालता था मैं, क्योंकि मेरा पंगा है केसीआर से, बेटी से तोड़िए। अब उनका जो बेटा है वो ये कहता है कि ये तो पता नहीं कहाँ से रेवंत रेड्डी आ गए, हम तो 5-5 बार चुनाव जीत कर आए हैं, मैं केसीआर का बेटा हूँ, ये तो आंध्र प्रदेश के लीडरों के जूते चाटकर चीफ मिनिस्टर बने हैं। आज तो जनता तो 40% मैंडेट देकर मैं बना था ना, वो कहाँ पढ़ा है केटीआर ने। स्कूलिंग किया गुंटूर में आंध्र प्रदेश के, कॉलेज किया पुणे में, पीजी किया अमेरिका में। आप 6 पॉइंट फार्मूला तेलंगाना के बारे में पता है ना, अगर वो फार्मूला इस्तेमाल किए तो केटीआर को चपराश नौकरी भी तेलंगाना में मिलने वाले नहीं है। फिर भी वो आईटी एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बन गए, आज मुख्यमंत्री बनने के लिए कोशिश कर रहा है। देखिए, केसीआर की सरकार ने आपके खिलाफ क्रिमिनल केसेस किए, आपको जेल में भेजा, तो ऐसा लग रहा है कि आप बदला ले रहे हैं उनसे। नहीं, अभी तो बदला शुरू ही नहीं हुआ, अभी लूँगा कैसे शर्मा जी, अभी तो शुरू किया ही नहीं। मैं 6 गारंटीज अमल करना शुरू किए, अभी बदला लेना शुरू नहीं किए। वो ये कहते हैं कि आजकल ज़्यादा इसलिए बोल रहे हैं कि मेरे फादर को चोट लग गई, हड्डियां टूट गई और शेर बिस्तर पे है, अब शेर बाहर निकल के आएगा, फिर देखना आप। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, आ जाओ, यहाँ पर बंदूक तैयार है, एक ही गोली से हो जाएंगे काम। मेरा भी पेशा है शेर को मारने का, मैं बिल्लियों को कुत्तों को नहीं मारता, मारे तो शेर को ही मारूंगा। आओ, मार के दिखा है ना इस चुनाव में, हरा के दिखा है ना। केसीआर प्रेसिडेंट था उनके पार्टी को, मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैं उनको हरा के दिखा है, मैं बोल कर हरा है उनको। तो जब हॉस्पिटल में उनको देखने गए थे, बिस्तर में लेटे थे, तो क्या कहा आपने उनको? ये पर्सनल है, अभी डिस्क्लोज नहीं करना, क्योंकि अभी कुछ रिलेशंस ऐसे है, राजनीति से अलग भी है, कि वो बहुत दुखी में था। तो जब बीइंग एन चीफ मिनिस्टर, आई हैव एड्रेस्ड अपोजिशन लीडर, तो मैं उनको ऐसा फिजिकली कुछ असल्ट करने के लिए थोड़ी सोच रहा था। तो आधी रात को देखिए, असॉल्ट तो दोनों तरफ से चलता है। अब वो केटीआर कहते हैं कि जो राहुल गांधी हैं वो नेशनल पप्पू हैं और रेवंत रेड्डी जो हैं वो तेलंगाना के पप्पू हैं। बराबर है, हम पप्पू का मतलब दाल, दाल इज प्रोटीन फूड। दाल हम लोगों को, पप्पू का मतलब दाल है, दाल इज प्रोटीन फूड, हेल्थ के लिए अच्छा है। आजकल तो सब लोग वेजिटेरियन बन जा रहे हैं, हम थोड़ी हेरोइन नहीं तो कोकेन गांजा तो तोड़ी है, आप लोग वो है, हमारा इतना फर्क है, आप लोग नशा के हैं, हम तो दाल है, दाल अच्छा है अपने लिए। आपने कहा केटीआर ड्रग पैडलर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो एक बार ऐसी ही हमारे बीच में चर्चा हुआ था ड्रग्स के बारे में, तो मैं बोला भाई हम यूथ को एक रोल मॉडल बनेंगे, ब्लड सब कुछ हम सैंपल्स दे देंगे। हम लोग एक चैलेंज किए थे, वाइट चैलेंज दैट इज कॉल्ड। आई हैव चैलेंज्ड 3 पर्सन्स, वन इज केटीआर, द अदर वन इज विश्वेश्वर रेड्डी, थर्ड वन इज सम अदर इंपॉर्टेंट पर्सन इन तेलंगाना, कि भाई मैं पहले मेरा ब्लड एंड सैंपल मैं सब कुछ देता हूँ, मैं ड्रग फ्री, उसके बाद मैं तीनों को सवाल करूँगा, 3 वो ब्लड देना, सैंपल्स देना, उसके बाद एक एक आदमी 3-3 को देंगे। पूरा तेलंगाना में जो यूथ है ड्रग फ्री सोसाइटी बनाने के लिए वाइट चैलेंज किया था।
पहले वही सवाल किया था, मैं देता हूँ। तो मैं चैलेंज किया उनको, चलो भाई इस तारीख में मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, चलो हम सैंपल दे देंगे। वो भाग गया। क्यों भाग गए भाई? आप ड्रग्स ले रहे नहीं ले रहे, मैं कुछ नहीं कहा, मैं इतना ही कहा वाइट चैलेंज। आजकल तो आपको पता है पंजाब में क्या हो रहा है, तेलंगाना में क्या हो रहा है, और कुछ जगह में क्या हो रहा है, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में ड्रग्स का कितना, हर सिटी में ये बड़ी प्रॉब्लम। तो हम लोग रोल मॉडल है यूथ के लिए, हम लोग नेता है, हम लोग दशा दिशा तय कर रहे हैं यूथ के लिए। तो हम लोग वाइट चैलेंज लेने के लिए क्या तकलीफ है? और आजकल जो उनके जमाने के पुलिस ऑफिसर थे, इंटेलिजेंस के चीफ थे, उनको जेल में डाल रहे हैं एक एक करके आप। वो देश छोड़कर भाग गया, अमेरिका में है जो चीफ है कासिम रिजवी, तो भाग गए, बाकी के लोग पकड़ा गए। अभी वो चल रहा है टेलीफोन टैपिंग के बारे में, हैकिंग के बारे में मोबाइल। अब टेलीफोन टैपिंग वो कहते हैं 2-4 लोगों का कराया था, इतना बड़ा क्राइम नहीं था कि आप पुलिस अफसरों को जेल में डाल दें। तो अभी तो इंक्वायरी तो जांच है, अभी इंक्वायरी तो ऑन है कि इलीगल इंटरसेप्शन इज द क्राइम। अब लीगल इंटरसेप्शन आईएसआई एजेंट्स के लिए, नक्सलवादी के लिए और किसी के लिए आप कर सकते हैं, बाज़ाब्ता कर सकते हैं, ऑफिशियली अलाउड। अनऑफिशियली थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स, बिजनेस टाइकून्स, जो रियल्टर्स है, पॉलिटिशियंस है, परिवार है, किसी को नहीं छोड़ा है। ये क्या तरीका है? कौन सी देश में है? सबके फोन टैप कराए थे। हाँ, ये क्या तरीका है? ऐसे लोगों को छोड़ना क्या? अगर आगे और इनसे भी गलत आदमी अगर कुर्सी में बैठे तो क्या प्राइवेसी, क्या वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में भी जो बात होती है आप सुनने के लिए कोशिश कर रहे हैं? ये क्या तरीका है? कौन सी दुनिया में है हम लोग? ऐसे लोगों को क्यों छोड़ेंगे? लेकिन आपने भी तो उनके घर के ऊपर ड्रोन उड़ा दिए थे। हाँ, फार्म हाउस के ऊपर। सही है, मैं नहीं, कोई पत्रकार ने ड्रोन उड़ा के मेरा पूरा दिखाया था। मैं वो ऑफिशियली मैं चैलेंज किया था, भाई आप 25 एकड़ में एक जबरदस्त पैलेस बनाया, इट्स वर्थ ऑफ 500 करोड़। आप पहले आपको चप्पल नहीं था, अभी तो इतना 500 करोड़ पैलेस कहाँ से आ गए? मैं प्रेस मीट लगा के बोले तो वो चैलेंज किया, कहाँ है दिखाओ। तो मैं अनाउंस किया, भाई ये टाइम को मैं आ रहा हूँ आपके पैलेस में दिखाने के लिए। मैं सब मीडिया को लेकर गए तो कम से कम 5000 पुलिस लोगों को घेर के रखे, वहाँ पर नहीं आने दिए। वहाँ पर जाने के बाद उसका पैलेस मैं दिखाया था, ये पैलेस कहाँ से कमाया। तो उसमें वही केस में मैं उनका पैलेस दिखाया बोल के, मैं एमपी था, मैं लोकसभा चल रहे थे, मेरे लोगों को उठा के जेल में डाल दिए, रिमांड कर दिए। तो मैं पार्लियामेंट छोड़कर सीधा सीधा थाने पे गया। थाने पे जाते मुझे भी उठा के जेल पे डाल दिए। भाई आपका इलीगल प्रॉपर्टी दिखाए तो जेल में भी डिटेंशन सेल, वहाँ पर आईएसआई एजेंट्स था, सबको खाली करवा दिए। 16 डेज डिटेंशन सेल में रखा है। लोकसभा चल रहे थे, आपके प्रॉपर्टी दिखाए, मैं बस उतना ही है, उसमें क्या गुनाह है? तो अब आप चीफ मिनिस्टर हैं, अब आप भी छोड़ेंगे नहीं? नहीं, ऐसे काम नहीं करता हूँ। जो लोग मेरे को आज ये कुर्सी दिए, जिम्मेदारी दिए, बहुत बड़ा सोच कर दिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, 6 गारंटीज इंप्लीमेंट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए, ड्रग फ्री हैदराबाद बनाने के लिए मुझे ये कुर्सी दिए। केसीआर केटीआर को मारना है तो मेरे कुछ भी ज़रूरी नहीं थे, असेंबली में मैं जाके थप्पड़ मारता था। इसके लिए कुर्सी का ज़रूरी नहीं है, ये ऐसा गलत काम नहीं करता हूँ मैं। ये बहुत जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी बहुत भरोसा से दी है, वो भरोसा नहीं तोड़ना चाहता हूँ मैं। लेकिन आपने थ्रू आउट दी कैंपेन इल्ज़ाम लगाए थे कि इन्होंने बहुत करप्शन किया है, एक्सटॉर्शन किया है, तरह तरह के क्राइम किए हैं, तो उसकी इंक्वायरी होगी। ऑलरेडी इंक्वायरी ऑर्डर दे चुके हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में जुडिशियल इंक्वायरी किए, पावर परचेज में भी जुडिशियल इंक्वायरी आदेश दे दिए। मैं पर्सनल मैं कोई इंक्वायरी ऑफिसर नहीं बनना चाहता हूँ। एक प्रोसीजर के हिसाब से एक इंक्वायरी करूंगा, इंक्वायरी में जो आउटकम आ जाएंगे वो तरीका से। कालेश्वरम के बारे में मैंने उनका बयान पढ़ा था, उन्होंने कहा कि इल्जाम लगाया कि इसमें राहुल गांधी ने कहा 1 लाख करोड़ का घपला हुआ, लेकिन वो प्रोजेक्ट ही 80,000 करोड़ का है। वो गलत बोल रहा है। आज मैं परसों इसीलिए मैं व्हाइट पेपर रिलीज किया असेंबली में, तब पूछा था कि हरीश राव इरिगेशन मिनिस्टर जो केसीआर के भांजे है, उनसे पूछा था मैं, भाई तुम ये बयान दिया था, अभी तक 1,02,000 करोड़ पेमेंट कर चुके, प्रोजेक्ट डिज़ाइन फॉर 1,47,000 करोड़ का इंक्लूडिंग कैग रिपोर्ट भी दी, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? वो कुछ नहीं कहा। वो ऐसा है, झूठ बोलने में अगर कोई मेडल रहा तो हिंदुस्तान में बाप बेटे को दोनों को इक्वली मिलने वाले हैं और किसी को मौका ही नहीं मिलेगा।
जनता से एक दो सवाल हम ले सकते हैं अभी। शशि थरूर जो कि आप ही की पार्टी के नेता हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं और बहुत ही अच्छे डिप्लोमेट भी हैं, एट द सेम टाइम एजुकेटेड भी हैं, तो आपने उन्हें गधा कहा, ऐसा क्यों सर? उसके पीछे और कुछ कारण है, वो तो हमारा स्कोर सेटिल हो गया। अभी फिर दोबारा मेरे से क्यों कहने के लिए कोशिश करते। कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था, वो हैदराबाद विजिट में आए थे, वो KTR को तारीफ़ किया था बहुत सारे। तो मैं कहा अगर कांग्रेस पार्टी के MP तेलंगाना आकर जिसके खिलाफ हम लड़ रहे, हमारा कार्यकर्ता हज़ारों में जेल को जा रहे, मैं खुद जेल को गया, हमारे प्रॉपर्टीज़ हमारे लाइफ स्टेक करके हम किसी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको तारीफ़ किए तो मैं क्या शालू पहनाऊँ? क्या कर सकता हूँ? या है तो कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में बंद करने, नहीं तो ऐसे नेता लोगों को ऐसे सर्टिफिकेट देना तो भी बंद करवाना है। तो कांग्रेस को तो बंद नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए वो ऐसा स्टेटमेंट देने का बंद करवाने के लिए कुछ कोशिश किया मैं। गधा कह दिया। लेकिन शशि थरूर तो ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं किसी के समझ में नहीं आती, तो कुछ कहा उन्होंने आपको अंग्रेजी में? कुछ कहा मगर वो भी समझ में नहीं आया। हम तो JP जिला परिषद स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर मैं इतना दूर आया, तो मैं अंग्रेज़ी मीडियम में तो नहीं पढ़ा, इसीलिए मेरा ज़्यादा अंग्रेज़ी जानकारी नहीं है, तो इसीलिए मैं सुकून से रहता हूँ। हाँ, मैं आप समझ सकता हूँ, मैं भी एक ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाते थे। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आप साउथ इंडियन हैं, तेलुगु हैं, लेकिन हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। अभी कम्युनिकेशन के लिए कुछ ना कुछ भाषा सीखना ही पड़ता है। हिंदी तो अपना देश की भाषा है कि ज़बरदस्ती से कोई इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश की है तो वो दिक्कत है। साउथ में एक प्रॉब्लम है, हिंदी बहुत सारे ज़बरदस्ती से हमारे ऊपर करवाने के लिए, इम्पोज करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो अभी तेलंगाना स्टेट में उर्दू भी नॉन लैंग्वेज बिकॉज ऑफ निज़ाम सरकार, तो हम लोग हिंदी ऐसे भी अभी पार्लियामेंट में भी कुछ बोलना है तो थोड़ा बहुत हिंदी सीख लेना। किसी दिन प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ा तो हिंदी आनी पड़ेगी। अभी चलो किस्मत कहाँ लेकर जाएंगे, हम क्या बोलेंगे रजत शर्मा जी। तो एक ब्रेक के रुकते हो, ब्रेक के बाद आपकी अदालत में रेवंत रेड्डी पर इल्जाम और तो सवाल का एक और मैं किसी का मिर्ची पे नहीं बना, बाप के नाम पे परदादा के नाम पे मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, मैं मेहनत करके मुख्यमंत्री बना। तो KTR को मेरे को क्या लेना देना है भाई, वो मैनेजमेंट कोटा है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्जाम है कि राजनीति में इनके दोहरे मापदंड हैं। रेवंत रेड्डी जी, राहुल गांधी ने आपको बनाया, आपको मौका दिया, चीफ मिनिस्टर बनाया। अब राहुल गांधी कहते हैं कि चौकीदार चोर है, आप कहते हैं चौकीदार बड़ा भाई है। नहीं, आप रजत शर्मा जी सिचुएशन को आप जानकारी करना है। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी बीइंग एन प्राइम मिनिस्टर मेरा प्रदेश को आया था, पहली बार हम दोनों एक मंच पे बैठे थे, तो तब मैं कुछ जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी जी आप बड़ा भाई है। बीइंग एन प्राइम मिनिस्टर, दिस कंट्री इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। जितने सारे मुख्यमंत्री है, सब मुख्यमंत्रियों के लिए आप बड़ा भाई है, आप बड़ापन दिखाना है। आप गुजरात लेकर गए, गिफ्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, साबरमती रिवर फ्रंट, सब सारे गुजरात लेकर गए। मेरा तेलंगाना के लिए आप मूसी रिवर फ्रंट दो, मेट्रो रेल दो, और वहाँ पर जितना भी डेवलपमेंट के लिए फंड्स है, फंड्स देना है कि आप बड़ा भाई है। अब ये सब सारे नहीं दिए तो आप हमेशा मोदी जी 5 ट्रिलियन इकानमी के बारे में बोल रहे हैं। तो मैं ये कहा 5 ट्रिलियन इकानमी अगर हिंदुस्तान पहुँचना है तो हिंदुस्तान में 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता। तो हैदराबाद इज़ वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटी। अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए रीच होना है तो हिंदुस्तान, वहाँ पर IT, फार्मा, अदर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट देना है। तो मोदी जी हमारे तेलंगाना को इतना अन्याय कर रहे हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट तेलंगाना में आ रहे, डरा के धमका के वो गुजरात लेकर जा रहे हैं।
इसीलिए मैं याद दिलाया, आप बड़े भाई जैसा हर प्रदेश मुख्यमंत्री को आप मदद देना है। इसीलिए मैं ये बात कहा, वो सिचुएशन दैट इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग, इट्स ओनली गवर्नमेंट। तो कभी भी केंद्र और राज्य सरकार में एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा रिलेशन रहना, इंस्टीट्यूशन से मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, गवर्नर से, प्रधानमंत्री से या केंद्र सरकार से। मेरा लड़ाई सैद्धांतिक लड़ाई है बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस। लेकिन राहुल जी तो रोज लड़ते हैं उनसे। हाँ, सैद्धांतिक लड़ाई तो चल रहा है ना। तो राहुल जी जो सोच से बोल रहा है वो अलग है। मैं जब मुख्यमंत्री बनकर प्रधानमंत्री को जब एड्रेस करता हूँ, मेरा स्टेट का जो ज़रूरत है मैं प्लेस करना ही पड़ेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। राहुल गांधी कहते हैं गौतम अडानी जेब कतरा है, अडानी चुपचाप आपकी जेब काट लेते हैं। और आपने अडानी को मुख्यमंत्री बनते ही 12,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दे दिए। मैं मेरा प्रोजेक्ट नहीं दिए, मोदी जी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, नेशनल हाईवेज और नवरत्ना जितना भी प्रोजेक्ट है सस्ते में, जो सरकार बनाने के बाद सस्ते में अदानी जी को दिए। मैं जो अदानी जी के जेब भरकर पैसे है वो पैसे लेकर मेरा स्टेट में इन्वेस्टमेंट करवाया। मैं मेरा स्टेट का प्रॉपर्टी कुछ नहीं दिए। मैं उनका पावर सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में उनका इन्वेस्टमेंट लिए। तो इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, लेवल प्लेइंग फील्ड में इक्वली देना चाहता हूँ। अदानी भी हो, अंबानी भी हो, टाटा हो, बिरला हो और कोई हो। तो मेरा स्टेट में जो इन्वेस्ट करने के लिए, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए मेरा स्टेट को आएंगे, मैं सबको लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल में देना चाहता हूँ। इसी के वजह से अदानी डिस्क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। अदानी ब्रांड का मतलब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, मगर आउट ऑफ द वे फेवर भी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन राहुल जी के दिल में तो पिछले 10 साल से अडानी जी नहीं है। सही है। मैं राहुल वो कहते हैं कि टीवी खोलो तो अडानी को पैसा जाएगा, पेट्रोल डलवाओ तो अडानी को पैसा जाएगा, हवाई जहाज में जाओ तो अडानी को पैसा जाएगा। हाँ, सरकार कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। आप जो बोल रहे सही है, राहुल जी जो बोला है वो सही है, क्योंकि सरकार सस्ते में उनको दे रहा है और आप उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीर मेरे पास में है। वेरी नाइस, अच्छी तस्वीर है। मिस हो गए, मैं निकाल के रखता हूँ। मैं बंद कमरे में थोड़ी मिला अदानी जी से, आम खुले जनता के सामने मिला था। मैं उनको इनवाइट किया, मेरा प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करो, आपके पैसे ले आओ, तेलंगाना में लगा दो। आप रजत शर्मा जी, अगर आप भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू तेलंगाना। क्योंकि मैं बीइंग एन चीफ मिनिस्टर, आई हैव टू इनवाइट इन्वेस्टमेंट्स, आई हैव टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन माई स्टेट। नहीं, बाकी लोगों से आप करते, टाटा से करते, बिरला से करते तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हम तो रोज देखते हैं, राहुल जी कहते हैं बीजेपी को जहां मौका मिलता है जमीन छीनकर अडानी को दे देती है। उनके दिमाग में तो ऐसी पिक्चर है जैसे अडानी ने इस देश को लूट के खा लिया। तो जो आदमी देश को लूट के खा रहा है वो तेलंगाना में बड़ा इन्वेस्टर बन जाए, ये कैसे होगा? मैं लूट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हूं, रेवंत रेड्डी है वहां पर। नहीं, रजत शर्मा जी, वहां पर तेलंगाना में रेवंत रेड्डी है, किसी को लूटने नहीं देंगे हम तेलंगाना को। हम इन्वेस्टमेंट लेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, इन्वेस्टमेंट गारंटी देंगे। जो इन्वेस्टर मेरे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं उनका गारंटी मैं दूंगा, उसका पैसे के लिए कोई चिंता करने का जरूरी नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट गारंटी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम लूटिंग पब्लिक मनी। सो आई एम देयर टू प्रोटेक्ट माई पीपल। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो हाल ही में कांग्रेस छोड़ा है, जिन्होंने, जो कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस में उनसे कहा जाता है वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ बोलो, वेल्थ क्रिएटर्स को, अडानी को, अंबानी को खड़ा मत होने दो। अभी छोड़ने वाले का चिंता क्या है, किसका ने जा रहे, कौन सी पार्टी में जा रहे, वो भाषा ये बोलेंगे। क्योंकि अगर इन्फोसिस छोड़कर अगर विप्रो में गए तो विप्रो के भाषा ही बोलना पड़ेगा कि आप जो पार्टी में जा रहे हैं। अब राजनीति थोड़ी छोड़कर चले गए, एलिवेशन के लिए, प्रमोशन के लिए, केसों से बचाने के लिए ये लोग जब पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी को 2-4 पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए बोल देंगे। उनका जो भी माँ बाप है वो ऐसे ही कह देंगे कि भाई तुम्हारा पार्टी को गाली देकर आओ, तभी आपको बड़ा कुर्सी देंगे। तो ये कौन सी राजनीति है? अब केटीआर ने तो आज ही स्टेटमेंट दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद में रेवंत रेड्डी भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अभी मैं वही कह रहा हूँ, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, आज भी लोकसभा में 5 सीट हम जीतने का
लोकसभा सीट से मैं अब आपको बोल के जा रहा हूँ, महबूब नगर, छेवेला, बोनगिरी, जहीराबाद, मलकाजगिरी, 5 सीटों में बीआरएस वाले सीधा सीधा बीजेपी को जिताने के लिए सुपारी उठाए। सुपारी उठाए सो आदमी मेरा खिलाफ क्या बोलेंगे? मैं बीजेपी में जाना है तो 2017 में मैं खुद बीजेपी में जाता था, तभी भी बीजेपी सरकार में थे। आज मैं मुख्यमंत्री बना हूं कांग्रेस पार्टी में, मेरे को क्या ज़रूरत है? अगर मैं पावर मांगा रहा तो तभी उन्हीं के पार्टी में 2014 में जाता था, मंत्री बनता था। 2017 में बीजेपी में जाता था, कुछ मंत्री बनता था। मैं ऑल दिस डेज, ऑल 17 years आई हैव बीन इन अपोजिशन। मेरा नाम पे, मेरा मेहनत से मैं चुनाव लड़कर, मैं चुनाव जीतकर मैं मुख्यमंत्री बना। मैं किसी का मर्जी पे नहीं बना, बाप के नाम पे, परदादा के नाम पे मैं मुख्यमंत्री नहीं बना। मैं मेहनत करके मुख्यमंत्री बना है। तो केकेआर को मेरे को क्या लेना देना है भाई? वो मैनेजमेंट कोटा है, बाप के नाम पे नौकरी मिला है उनको, बिना बाप के नाम वो चपरासी भी नहीं बन सकेगा। वो मेरे खिलाफ क्या बोलने वाले हैं? उन्होंने डायलॉग अच्छा मारा है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी छोटा मोदी है, तो छोटा मोदी, बड़ा मोदी और अडानी मिलके तेलंगाना में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। अभी चलो उनको खुशी होने दो, वो क्या कितना दूर है, 2 महीना है, 2 महीने के बाद तो पानी का पानी, दूध का दूध अलग हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये तो सच है कि कांग्रेस छोड़कर तो गए हैं, और बड़े बड़े लीडर हैं। इसमें ऐसे भी लीडर हैं जो राहुल गांधी के आसपास, जिनको हमेशा देखते थे, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, चाहे वो आरपीएन सिंह हो, तो कोई ना कोई वजह तो है जो पार्टी छोड़ रहे हैं लोग। केसेस है, ईडी केसेस, इनकम टैक्स केसेस। आपको तो पता है ना मोदी जी का स्लोगन, आइस आर नाइस। आइस का मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी। नाइस का मतलब नारकोटिक्स, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी। आपको क्या चाहिए? आइस चाहिए, नाइस चाहिए, मतलब कौन से वाले केस चाहिए? तो इसमें से आइस या नाइस ये नेता लोगों को ऑफर किया होगा, इसीलिए वो लोग उसमें चला गए। तो केसीआर के एमएलएज और मेयर छोड़कर आपकी पार्टी में आए हैं, 3 एमएलएज और 1 मेयर, तो उनको आपने क्या ऑफर किया? राज्यसभा मेंबर भी, फ्लोर लीडर केशवराव जी का, बीआरएस लीडर ऑफ द हाउस। मतलब तो आपने क्या दिया, आइस या नाइस? कुछ नहीं है, वो प्यार दिए है, इसीलिए वो पूरा कांग्रेस के परिवार में पिछले। या आपने भी कोई वॉशिंग मशीन लगा लिया? नहीं नहीं, अभी खरीदा नहीं, अभी नया नया घर बसा रहा हूँ ना, अभी तो खरीदा नहीं। केजरीवाल इन दिनों जेल में हैं और सीएम बने रहना चाहते हैं, क्या आपकी नज़र में ये ठीक है? बराबर ठीक है। जो इलीगल अरेस्ट किए तो वो क्या कर सकता है? सरकार चलाना ही चलाना। तो जो अरेस्ट जो तरीका से हुआ है, पूरा देश की जनता देख रहा है। 2 साल से केस चल रहा है। चुनाव के समय पर वो अरेस्ट करके अंदर डालने में, चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव में हार जाने का आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी उनको अरेस्ट किए। अरे ये 2 महीने के बाद अरेस्ट किए तो क्या फ़र्क पड़ता था? जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद सोरेन जी को अरेस्ट किए, सिटिंग चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी को अरेस्ट किए। 2-3 साल से केस चलता रहा है। अभी चुनाव के समय पर जो अरेस्ट किया था केजरीवाल का ने क्या रास्ता है? तो जो इलीगल डिटेंशन कोई भी किए वो गलत है। अगर केस में एविडेंस है, एविडेंस रहा तो 2 साल क्यों खामोश बैठे आप? अगर केस में एविडेंस नहीं है, चुनाव के समय पर आप क्यों अरेस्ट किए? तो इसके लिए मोदी जी जवाब देना है। मोदी जी जो तरीका से सरकार चलाने के लिए कोशिश कर रहा है, सरकार को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, वो ठीक नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। आप करप्शन को पनिशमेंट देने के लिए हम रोक ले नहीं, बट द सिचुएशन ऑफ अरेस्ट 140 करोड़ लोग देख रहे हैं। चुनाव आने के बाद किसी चीफ मिनिस्टर को, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार, इलेक्शन कोड आने के बाद ईडी जाके अरेस्ट करना, कोई ये देश के लिए कोई शोभा है? ये क्या तरीका, क्या चल रहा है इस देश में? रेड्डी जी, अगर आप केसीआर को जेल में डालें, उसके लिए डबल बेडरूम बनवाएं तो वो ठीक है? नहीं, मैं सिचुएशन बोल रहा हूँ। ये जो अगर सचमुच केजरीवाल जी के, आप पॉलिटिकल पार्टी के इल्ज़ाम क्या है? 100 करोड़ रुपए किसी शराबी व्यापारी से पैसे लिए, वो पैसे इस्तेमाल किया गोवा इलेक्शन और पंजाब इलेक्शन, इतना ही है ना? फिर सेम शराबी व्यापारी इलेक्टोरल बॉन्ड्स
400-500 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को दिए अरेस्ट होने के बाद। सेम पर्सन, जो आदमी केजरीवाल को चुनाव के लिए पैसे दिया हुआ है, जो एलिगेशन चल रहा है, वही आदमी 400-500 करोड़ ही हैज गिवन टू भारतीय जनता पार्टी इन द नेम ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। फिर ये आप व्हाइट में ले लिए, वो ब्लैक में ले लिए, क्या फर्क है आप दोनों के बीच में? तो इसका इलेक्शन के ऊपर असर होगा? डेफिनेटली, क्यों नहीं? लोग देखते हैं ना, वो जो आदमी अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद पूरा साफ साफ दिखाई जा रहा है कौन कौन इलेक्टोरल बॉन्ड्स कौन सी पार्टी को दिए। 22,500 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने खरीदा पूरा हिंदुस्तान में, उसमें 6,780 करोड़, ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को 4 साल में मिल गए। ये कौन लोग हैं ये बॉन्ड्स दिए सो वाले? आसमान से कोई उतार के दिए? बीजेपी के लोगों का आर्गुमेंट मैंने सुना है, वो ये कहते हैं कि हमारी 18 राज्यों में सरकार है, केंद्र में 10 साल से सरकार है, हमें 6,000 करोड़ मिले, लेकिन बाकी सारी पार्टियों को उससे ज़्यादा पैसा मिला, कांग्रेस को मिला, टीएमसी की एक ही राज्य में सरकार है उनको भी मिला, तो ये सबके बारे में है। तो आपके उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं है ना, आप क्यों फ़र्क को क्लेम कर रहे? आप नीति राजा, हम एक्सट्रीम क्या बोलते हैं, बहुत नीति से राज को चला रही है, क्लेम मत करो। आप भी बीआरएस जैसा, आप भी टीएमसी जैसा है, आप भी, और जो करप्ट पार्टी से आप भी उसमें उनमें से एक है। आप अलग क्यों बोल रहे हैं? आप अलग नहीं हैं, आप ही उनमें से एक है। आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को और सोरेन को अरेस्ट करने का लोकसभा चुनाव के नतीजों पर असर पड़ेगा? डेफिनेटली। जो भारतीय जनता पार्टी, मैं विद्यार्थी परिषद से मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को, मतलब 81 से भारतीय जनता पार्टी शुरुआत हुई है मेरे ख्याल से, मैं 85 इलेक्शन से भी लिटिल बिट आई एम ऑब्जर्विंग द इलेक्शन पैटर्न। हमेशा चुनाव से पहले 1.5 साल 2 साल पहले एक एजेंडा कायम करते कि ये एजेंडा पे इस बार चुनाव लड़ना है, वही एजेंडा पे प्रिपरेटरी वर्क कर देते, वही एजेंडा पे चुनाव लड़ते। पर फर्स्ट टाइम मोदी जी लीडरशिप में जो एजेंडा फाइनल किया था, वो एजेंडा पे अभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहा है, डिरेल हो गए। वो एजेंडा था 2021-22 में शुरुआत किया था राम मंदिर के नाम पर इस बार चुनाव लड़ने का। इसीलिए राम मंदिर 2023 जब ये चुनाव के लिए जो पहला है जनवरी में पूरा माहौल बना दे के उसके बाद चुनाव जाने के लिए, मगर जैसा जैसा राम मंदिर का मामला ख़त्म होते ही एक सोरेन का और केजरीवाल का अरेस्ट किए। अभी टीवीओ में क्या चर्चा हो रहा है? राम मंदिर का कहीं जिगर निकाल रहा क्या? तो वो खुद का एजेंडा वो डिरेल हो गए। तो अभी चर्चा हो रही है, मोदी जी ये कह रहा है मैं करप्शन को छोड़ूंगा नहीं, करप्ट जितने भी लोग हैं मैं सबको अंदर डालूंगा। अगर वैसा करना है तो हिमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर केसेस है क्यों अंदर नहीं डाला? ज्योतिरादित्य के ऊपर केसेस है क्यों अंदर नहीं डाला? नवीन जिंदल को पटसुम लिए, अशोक चौहान को पटसुम लिए, अजित पवार को पटसुम लिए, सारे कांग्रेस के लोगों के नाम ले। हाँ, जितने भी केसेस है, ईडी केसेस है, इनकम टैक्स केसेस है, सब लोग यहाँ से वहाँ पर जाते ही वो एकदम महात्मा बन गए। ये लोगों को साथ में बिठा के, अगल बगल में ये लोगों को बिठा के मोदी जी कह रहे हैं मैं करप्शन के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। रजत शर्मा जी, आप डिबेट करवाओ, क्योंकि मोदी जी करप्ट बोल के मैं चार्ज नहीं करता हूं, मगर मोदी जी के अगल बगल में जितने भी लोग हैं, ये लोग कौन हैं? कल तक आप ही बोला था ये हाईली करप्ट फेलो, इसको अंदर डालना था। अंदर का मतलब बीजेपी में डालना क्या? कहां डाल रहे हैं आप लोग? लेकिन जैसे केजरीवाल और हेमंत सोरेन के अरेस्ट से उनको फायदा होगा, केजरीवाल को सिंपैथी मिलेगी, ऐसे के कविता को अरेस्ट करने से टीआरएस को, बीआरएस को सिंपैथी मिलेगी। अभी तेलंगाना करप्शन में अरेस्ट नहीं किए, दिल्ली करप्शन चार्जेस में अरेस्ट किए। यहाँ पर करप्शन चार्जेस क्या है, सिंपैथी क्या मिलने वाले, क्या नहीं मिलने वाले। 16 साल का बेटा है, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, ये सारी बातें वो लोग कह रहे हैं। अभी वो लोग कह रहे बेल के लिए, वो लोग नहीं कह रहा बोल के मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर सिचुएशन ऑफ द अरेस्ट, अगर केसीआर को अरेस्ट किए तो इलेक्शन में कुछ अक्सर पड़ता था। कविता जी, इर्रेलेवेंट फॉर तेलंगाना इलेक्शन, कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ज़्यादा चर्चा भी नहीं है, केसीआर को अरेस्ट किए तो आप नहीं देते चर्चा किसी की और ऐसा कोई बात नहीं है। केसीआर तो है, जब
रावण रहा तो राम रहेंगे, रावण नहीं है तो राम का कोई वैल्यू नहीं है। केसीआर रहा तो रेवंत का चर्चा हो जाएंगे। साउथ के 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तो आपका ये कहना है कि किसी व्यक्ति को पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करे कांग्रेस पार्टी की तरफ से? यस सर, इंडिया साउथ अभी तो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है साउथ के मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर्नाटका से कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष है, और केसी वेणुगोपाल जी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और राहुल गांधी जी साउथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सब लोग साउथ के आने वाले दिनों में साउथ के ही प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो इसीलिए जो कांग्रेस छोड़ के जाने वाले वो नेता हैं वो कहते हैं कि साउथ लॉबी का कब्जा हो गया कांग्रेस पार्टी के ऊपर। फिर पूरा यूपी वाले, आप साउथ तेलुगु वाले 42 एमपी से, आउट ऑफ 42 वी हैव गॉट ओनली 1 कैबिनेट मिनिस्टर, एक ही है। एक बोले तो एक किशन रेड्डी जी। मैं रजत शर्मा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी आपके माध्यम से। गुजरात में 28 एमपी से 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स मिला हुआ है गुजरात को, आपको यूपी में 62 है, 12 कैबिनेट मिनिस्टर्स मिला है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब सारे मिनिस्टर आप ही लोग कब्जा कर लिए। प्राइम मिनिस्टर आप ही ले लिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप ही ले लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप ही ले लिए, सब सारे आप ही ले लिए, स्पीकर आप ही ले लिए, कौन राज्यसभा के चेयरमैन वाइस चेयरमैन आप ही ले लिए। हमको क्या दिए? हम इस देश में हिस्सा नहीं है क्या? साउथ हिंदुस्तान में नहीं है, साउथ के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं है मोदी जी? क्यों हमारे हिंदुस्तान में हिंदी के बाद सेकंड लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज इज तेलुगु? वेंकैया नायडू को यहाँ से भगा दिए। लेकिन आजकल जब मोदी जी जाते हैं तमिलनाडु में, तेलंगाना में, तो बहुत भीड़ आती है, बहुत लोग मोदी मोदी करते सुनाई देते हैं। वो कभी कभी पिक्चर में हंसी मजाक रहा तो भी हम जाके बहुत बार बार देखते हैं। वो भी सक्सेस होते हैं। तो अब सारे लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं साउथ से ही। प्रियंका गांधी भी तेलंगाना से इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। हम बुलाए थे मैडम सोनिया गांधी जी को तेलंगाना से चुनाव लड़वाने के लिए, हम कोशिश किए। सोनिया जी राजस्थान से रिप्रेजेंट किए, और प्रियंका राहुल जी को हम लोग बुलाए थे, वो नहीं आए। प्रियंका जी को भी हम लोग वेलकम किए तेलंगाना के लिए, क्योंकि तेलंगाना स्टेट बना हुआ है श्रीमती सोनिया गांधी जी की वजह से। अगर नहीं है तो और 100 साल भी हुआ था अगर तेलंगाना नहीं बनता था। इसीलिए मैं ये हमेशा लोगों से सुनता हूँ, उनके परिवार से कोई ना कोई यहाँ से रिप्रेजेंट किए, क्योंकि ये तेलंगाना स्टेट बने उनके परिवार की वजह से। तो वो परिवार तेलंगाना से रिप्रेजेंट किए तो अपने लिए शोभा है। तो हम लोग कोशिश किए, मगर अभी तक तो माना नहीं। एक सवाल और ले सकते हैं। जो इलेक्शन पोल्स हैं उनके हिसाब से तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नंबर है, और वो खुद भी कहते हैं कि इस बार 400 पार। तो इसमें आपका क्या सेगमेंट है? नहीं, अभी नारा के लिए अच्छा है। अभी 302, 303 जो भी मिला है। गुजरात में 28 है, सब मिल गए। राजस्थान में 25 है, सब कुछ मिल गए। हरियाणा में 10 है, सब कुछ मिल गए। दिल्ली में 7 है, सब कुछ मिल गए। यूपी में तो बीजेपी को 62 मिला, अलायंस के सबको मिला के कुछ कम 65-70 मिले। और बिहार में 1-2 छोड़कर सब कुछ मिल चुके हैं। हर जगह में 100% मिल गए, अदरवाइज 95%। ये सब सारे मिलने के बाद 300 नंबर तक पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी। अभी 400 अगर मिलना है तो पाकिस्तान में जीतना पड़ेगा, इधर हिंदुस्तान में नहीं है। क्योंकि इस बार दिल्ली में सब कुछ मिलने वाले नहीं है, राजस्थान में मिलने वाले नहीं है, या हरियाणा में मिलने वाले नहीं है, गुजरात में मिलने वाले नहीं है, यूपी में जितना सीट है उतना मिलने वाले नहीं है, बिहार में भी मिलने वाले नहीं है। साउथ में 129 है, 129 कर्नाटका से आउट ऑफ 28, 27 दे हैव गॉट। इस बार तो 10 बार अभी मिलने वाले नहीं है। तेलंगाना से 4 मिला था पिछले बार, इस बार तो 2 मिलने वाले। तो कहाँ से 400 मिलने वाले हैं? कहाँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आज रजत शर्मा जी के प्रोग्राम में मैं कहकर जा रहा हूँ, रिजल्ट के बाद फिर रजत शर्मा जी से मैं फ़ोन में बात करूँगा। 214 से लेकर 240 मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी का नंबर, उससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। मत इलेक्शन के लिए हम लोग एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। केसीआर ने भी यही कहा था
100 सीट मिलने वाले 119 में, मगर मिला 39। हाँ, तो मोदी जी भी ऐसे ही 400 कह रहे, मिलने वाले 200 भी नहीं है। तो एक जनरल परसेप्शन क्रिएट करने के लिए पॉलिटिशियंस एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मोदी जी का बड़ा सक्सेस यही है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो 400 बना दिए। मगर इस बार तो ऐसा नहीं है, लोग सोच रहे बेरोजगारी, अभी सर्वे कुछ आया था, अभी कोई आया दिखा रहे थे, 62% ऑफ द पॉपुलेशन यंगस्टर्स एंटी मोदी। जो एसेंशियल कमोडिटीज का प्राइस 72% बढ़ गए, 400 रुपये सिलेंडर 1200 रुपये हो गए, 50 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये 110 रुपये हो गए, हर चीज महंगा हो गए। He has promised every year 2 crore jobs, but I have asked one question in parliament in 2022. He has replied, वो हिसाब से 20 crore जॉब देना था, मगर जवाब ये दिए 7,21,680 जॉब्स। 20 करोड़ जॉब देने का वादा किया था मोदी जी, दिया 7 लाख। और जनधन खाता में हर गरीब को 15 लाख रुपए स्विस का काला धन ले आके खाता में डालने के लिए कहा था। आपके खाता में आए कुछ? भाई इधर कोई है क्या 15 लाख किसी को मिला? इतने सारे लोग आपको किसी को नहीं मिला। कोई किसान का लड़का है, किसान का बेटा है, किसान का इनकम डबल करते बोल के कहा था। आज तो दिल्ली में सुसाइड कर ले रहे। महीने भर यहाँ के किसान के खिलाफ काला कानून जो लाया, 700 लोग मर चुके हैं। हरियाणा पंजाब के किसान पूरा दिल्ली को घेर के रखा है, पुलिस फायरिंग में किसानों मर जा रहे। डबल इनकम कहाँ से हुआ है? मोदी जी कहाँ से दिया? हर गरीब को घर देने के लिए 2022 75th ईयर ऑफ डेमोक्रेसी, हर गरीब को घर देने के लिए वादा किया था मोदी जी। कितने लोगों को घर मिला? हिसाब किताब बोलो। फिर भी मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए आप देख रहे। तो इसीलिए इस देश को, किसानों को, युवता को, महिलाओं को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, भाई ये देश कहां जा रहे हैं? किसको वोट दे रहे हैं? कौन सी सरकार बनाने के इस हिंदुस्तान को सुधारने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं? और फाइनली रजत शर्मा जी, 1951 जब इलेक्शन हुआ था तब से, मतलब 64 ईयर्स, 1947 से लेकर 2014 67 ईयर्स में 14 प्राइम मिनिस्टर्स, मतलब कोई 2 बार 3 बार भी हुए होंगे, 14 प्राइम मिनिस्टर, दे हैव बोरोड 55 लाख करोड़। 2014 से लेकर 2024 तक नरेंद्र मोदी जी ने कितना लोन्स लिए पता है रजत शर्मा जी? 113 लाख करोड़। दिस इज 67 ईयर्स से जितना लिया उससे डबल लोन लिए हिंदुस्तान सरकार ने। वो पैसे कहाँ गया? उस दिन इतने प्राइम मिनिस्टर, बाकरानंगल से लेकर नागार्जुन सागर तक, ये ट्रायल से लेकर हर कुछ बनाए, ऑल एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, नेशनल हाईवेज, इस देश में जितना भी तरक्की करना है 67 ईयर्स में 14 प्राइम मिनिस्टर ने किया। वो लोग खर्चा लिए, लोन उठाए 55 लाख करोड़, वह नरेंद्र मोदी जी अकेला ही 113 लाख करोड़ लोन्स लिए। ये पैसे कहाँ गए? किसके जेब में गया? जब क्या बनाया नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए? बीजेपी के लोग आएंगे उनसे ये सारे सवाल मैं जरूर पूछूंगा। मैं आपको डेटा, एक्चुअल डेटा है, आप यू टेक द डेटा। क्योंकि मैं पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा था, निर्मला सीतारामन जैसी भी मेरा बात हुई थी। मैं इतना जवान लोग है, पढ़े लिखे सो है, यहाँ के ये युवता देश के भविष्य, ये लोगों को सोचने के लिए मैं कह रहा हूँ। ये मेरा अकेला जिम्मेदारी नहीं है। ये पैसे कहाँ गया? आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे? आप लोगों का जिम्मेदारी नहीं है क्या ये पूछने का? पहली बार आप लोगों को वोट मिल रहा है, किसको वोट दे रहे हैं आप सोच कर दो। मोदी जी को। हाँ दो, कोई परवाह नहीं है। और एक 100 करोड़ आपको, और एक 100 करोड़ आपको आपके परिवार के ऊपर कर्जा आएंगे, तब पता लगेगा अपना भी प्रॉपर्टी। नहीं, आपका अधिकार है सवाल पूछना, बिल्कुल, और हमारी जिम्मेदारी ये सवाल पूछना, इनके जवाब लेना, और जनता को जवाब मिलने चाहिए। लेकिन इस शोर में एक आदमी का सपना रह गया। रॉबर्ट वाड्रा इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो वोटर इंडियन सिटीजन, एनीवन कैन कंटेस्ट।
वो अमेठी से लड़ना चाहते हैं, उनको आप तेलंगाना में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तो कोई आ नहीं रहा है। टिकट्स का सीईसी फाइनलाइज करते हैं। अगर सीईसी में अगर फाइनलाइज होकर किसी को भी दे, रजत शर्मा जी को भी अगर तेलंगाना से लड़वाना है तो हम राजी है। एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में रेवंत रेड्डी पर इल्जामात और सवालात का फाइनल है। वो बात समझाने के लिए राहुल जी कोशिश कर रहा है। राहुल जी राम मंदिर, वो शिव भक्त है, आपको पता है ना राहुल जी? हाँ, तस्वीरें देखी है मैंने। हाँ, फिर बात खत्म हो गए। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर आरोप है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। रेवंत रेड्डी जी, ये आरोप बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी का है। वो कहते हैं कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो रिलीज किया है, ये मैनिफेस्टो की सोच वही है जो आजादी के पहले मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो हुआ करता था। मैं ये बात कहना चाहता हूँ मोदी जी से, मुस्लिम इस देश में हिस्सेदारी नहीं है क्या? मुस्लिम्स इस देश में, क्रिश्चियंस इस देश में, सिख इस देश में, हिंदूस इस देश में पूरा हिस्सेदारी है। हर किसी का रिफ्लेक्शन इज आवर मैनिफेस्टो। उसमें मुस्लिम भी होगा, क्रिश्चियन भी होंगे, सिख भी होंगे, हिंदू भी होगी। आप जो मुस्लिम को टिकट नहीं दिए तो आप पूरा कोई देश का नेता थोड़ी बनेंगे। तो इसमें पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन के लिए मोदी जी कुछ नारा लगाते, तो इसीलिए वो कुछ पूरा जो उन्होंने डिटेल में दिया, बताया कि एक तो मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो मुस्लिम लीग का पर्सनल लॉ था आज़ादी के पहले वाला, ये वही है जो 1936 का है, और जो 2024 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। मुस्लिम लीग 36 में मुस्लिम लीग कहा था फाइट अगेंस्ट मेजॉरिटी, वो इस बार के मैनिफेस्टो में है। 36 में मुस्लिम लीग कहा था स्पेशल स्कॉलरशिप्स एंड जॉब्स फॉर मुस्लिम्स, वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। रजत शर्मा जी, वो क्या कहा वो छोड़ो। इंडियन पीनल कोड अलग है, सिविल कोड अलग है। पीनल कोड में हिंदुस्तान में कोई भी हो, कुछ गुनाह किए तो उसको पनिशमेंट के लिए पीनल कोड है। सिविल कोड इज आवर प्रैक्टिस। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रहे हैं पीनल कोड सिविल कोड में कोई फ़र्क नहीं है। सिविल कोड बदलने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो कह रहा है ना, आज यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रहा है, उसके बाद यूएलसी लाएंगे, यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड, उसके बाद यूडीसी भी लाएंगे, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड। जैसा मोदी जी का जैसा शेरवानी पहनो, ये पूरा डालो, कहाँ से डालेंगे भाई? यूनिफॉर्म ड्रेस कोड डालिए। तो सिविल कोड अलग है। इस देश में 4 धर्म है, बाकी के बहुत सारे जाति है। हर जाति खुद का, अगर नॉर्थ इंडिया में शादी किए तो वड़ी कल आग के साथ फेरे लगते। हमारे साउथ में सेम हिंदुस्तानी बनते 3 नाट करने का, तो ये अलग है। मुस्लिम वाले कुबुल कहते हैं शादी के बारे में, क्रिश्चियन वाले चर्च में और कुछ करते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ से आएंगे? किसको क्या बोलना चाहता है आप? इंडियन पीनल कोड सबके लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन कोई भी हो, अगर कुछ गलती किए तो पनिशमेंट कॉमन है। मगर सिविल कोड ऐसा नहीं है। यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, यूनियन ऑफ स्टेट्स, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है। ट्राइबल वाले एक प्रैक्टिस करते, आदिवासी लोग कुछ प्रैक्टिस करते, मुस्लिम और कुछ प्रैक्टिस करते, हिंदूस में भी इतने सारे जातियां हैं हिंदूस में। अब 100+ सबका से ओनली ओबीसी में, तो हर कास्ट का अलग अलग प्रैक्टिस है। तो ये सब मिक्स कर दे के एक पॉलिटिकल सिचुएशन खड़ा कर दे के उसमें से आप फायदा लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम अपीजमेंट पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम तुष्टीकरण अपीजमेंट की बात करता है। अभी सरकार में भी नहीं है। 10 साल आप क्या किए वो बोलो। हम लोग तो बहुत साल हो गए सरकार से हटके, हम तो मुसलमान को कुछ नहीं किए। आप क्या निकाला उन लोगों को? हम जो दिए आप क्या निकाले वो तो भी बोलो। कम से कम हम अपीजमेंट किए, आउट ऑफ द वे मुस्लिम्स को कांग्रेस पार्टी ने कुछ मदद दी है। 10 साल प्रधानमंत्री थे,
आप क्या क्या रोक के दिखाए? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वही स्लोगन है, वही बोल रहा हूँ। सबका साथ सबका विकास नहीं है, खाली गुजरात में विकास हो रहे, यूपी में विकास हो रहे, कर्नाटक में, तेलंगाना में विकास क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग 42 MP से एक मंत्री दिए, हमारा विकास कहाँ से है? ये आपने कहा है, लेकिन कांग्रेस के जो लोग जिनका जिक्र किया था हमने, जो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से उनको ये प्रॉब्लम है कि अयोध्या में राम मंदिर बना उसके पक्ष में नहीं बोल सकते, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जा सकते, ये सोच है। नहीं, वो गलत है। राम मंदिर को पहली बार शिलान्यास के लिए किसने मौका दिए? राजीव गांधी जी ने दिया था ना। राजीव गांधी के समय पर ही राम मंदिर में पूजा करने के लिए मौका पहली दिए बार थे ताला ना। खुला था, ठीक तो है। वो कांग्रेस ने किया ना। फिर मोदी जी का क्या लेना देना है? मोदी जी का क्या लेना देना है? वो तो इसीलिए ये तो देखिए, संजय निरुपम जैसे लोग डिस्ट्रैक्टेड फैक्ट से पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए कुछ लोग कोशिश करते हैं। जब पार्टी छोड़ना है तो छोड़ दो भाई, हम लोग को थोड़ी रोक रहे हैं। तेलंगाना में भी 174 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, MLA, MLC, MP और कुछ पोजीशन वाले पार्टी छोड़कर चला गए, फिर भी कार्यकर्ता मेहनत कर कर सरकार बनाए। 5 MLAs थे मेरे चुनाव से पहले, अभी 65 MLAs हम जीत लिए। तो नेता लोग छोड़ दिए तो पार्टी को ज़्यादा नुकसान नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाएंगे, मगर नया क्राइसिस में लीडरशिप एमर्ज हो जाएंगे, मतलब नया नया लीडर को खड़ा कर सकते हैं। सच है ना कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ उसमें कांग्रेस के लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए? बहुत सारे लोग गए, क्योंकि मैं भद्राचलम राम मंदिर है, मैं वहाँ गया था। मोदी जी नहीं आए वहाँ पर। क्यों नहीं आए? मैं मुख्यमंत्री होते ही राम मंदिर में गया। भद्राचलम वन ऑफ द फेमस राम जी का मंदिर है, मैं गया, मोदी जी नहीं आए। मोदी जी क्या राम की भक्त है? संजय निरुपम की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने अभी अभी कांग्रेस छोड़ी है। वो ये कह रहे थे हमें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि जाने दिया जाए ना जाने जाए, हमारी आस्था का प्रश्न है, लेकिन हर जगह राहुल गांधी भगवान श्री राम का मजाक उड़ाते हैं। वो लोगों से कहते हैं श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम लगाने से क्या होगा, घंटा बजाने से क्या होगा, अब तुमको क्या भूखे मर जाओगे। तो भूखे के बारे में बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी भाई आप नौकरी दिया बोले तो जय श्री राम कहते था, भाई आप किसानों को कर्जा माफ़ी करो बोले तो राम मंदिर बोल देता है, आप हिंदुस्तान के तरक्की के बारे में बोले तो और कुछ जय श्री राम। मतलब सब चीज़ों के लिए आप जय श्री राम, राम मंदिर का नाम कितना दिन लेंगे, वो बात समझाने के लिए राहुल जी कोशिश कर रहा है। राहुल जी राम मंदिर, वो शिव भक्त है, आपको पता है ना राहुल जी? हाँ, तस्वीरें देखी है मैंने। हाँ, फिर बात खत्म हो गए। मगर भक्ति अलग है, गौरव वल्लभ ने तो जिम्मेदारी अलग है। गौरव वल्लभ ने तो आपके बारे में कहा, उन्होंने कहा रेवंत रेड्डी जितने जोर से इफ्तार में जाते हैं उतने जोर से मंदिर में नहीं जाते। वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, परसों मैं राम मंदिर में गया, वो गौरव वल्लभ या मोदी जी कोई भी नहीं आए। आप इससे पहले कहा ओपनिंग रिमार्क्स में रेवंत RSS वाला है, रेवंत खाकी निक्कर वाला है, फिर आप बोल रहे मस्जिद में जा रहे। तो ये दो कॉन्ट्रडिक्शंस कहाँ से आ जा रहे? यही तो रेवंत रेड्डी रहस्य हो गया है। RSS वाला है कि ये इस्लाम वाला है? मैं तेलंगाना 4 करोड़ का मुख्यमंत्री हूँ। आई एम न्यूट्रल, आई एम नॉट बायस्ड, आई एम नॉट गोइंग टू डिवेट एनीथिंग। मैं 2 चीज पर आपका कमेंट चाहता हूं, जो देश के लोगों की भावना है। जिस तरह से DMK के लीडर्स ने, उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है, इसको हम सबको मिलकर सर्वनाश करना है। अभी वो द्रविडियन मूवमेंट, उनका वही जैसा मोदी जी किसी के खिलाफ बोलकर पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए कोशिश कर रहा है, वही आदर्श में उदयनिधि मारन भी और किसी के खिलाफ बोल के पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट को या भारतीय जनता पार्टी वाले किए या DMK वाले किए, कोई भी ऐसे बातों को इस देश में जगह नहीं है। आपके वीडियोस में देखता हूं, आप जब वोट डालने गए तो आपने गौ माता की पूजा की। हाँ, किया। जिस दिन आप ऑफिस में गए तो आपने वहां भी भगवान की पूजा की। आपको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उदयनिधि को और ए राजा को क्या प्रॉब्लम है? ए राजा कहते हैं कि हम तो राम के खिलाफ हैं, हम तो हिंदू के खिलाफ हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं साफ कहना चाहता हूँ रजत शर्मा जी,
बाय प्रैक्टिस मैं हिंदू, मैं गौरव से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। इसका मतलब मैं मुस्लिम के खिलाफ हूँ, मैं क्रिश्चियन के खिलाफ हूँ, मैं और सिख के खिलाफ हूँ, ऐसा मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा धर्म है, मैं मेरा धर्म, मेरा परिवार, मेरा परदादा ने जो सिखाया था मैं वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसमें क्या गलती है? वो पर्सनल प्रैक्टिस है, वो परिवार के प्रैक्टिस है। जब सरकार चलाना है तो आप न्यूट्रल रहना है, सेक्युलर रहना है। थोड़ी बहुत डीएमके वालों को भी समझा दीजिए आप। बराबर समझाता हूँ, मिला नहीं, मिले तो जरूर बोलूंगा मैं। एक लास्ट सवाल हम ले सकते हैं बस। हाँ, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, क्या आप राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे? जरूर, जब मौका मिले तो जरूर जाऊंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हजारों साल राम मंदिर वहीं रहेंगे। जब भी मौका मिले मैं तब जाके राम मंदिर दर्शन करूंगा। पहले मैं आप लोगों को सबको इनवाइट कर रहा हूँ, तेलंगाना में भी राम मंदिर है भद्राचलम, आप लोग वहाँ पर दर्शन कीजिए। रेवंत रेड्डी जी, हमने आपसे हर तरह से सवाल पूछे, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, आपकी कमिटमेंट्स के बारे में, आपकी पार्टी के बारे में, और आपने हर सवाल का बेबाकी से खुलकर जवाब दिया। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज पंकज वोरा का फैसला। वेलकम बैक। आज हमने मुकदमा चलाया तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जाने माने जर्नलिस्ट पंकज वोरा के फैसले का। रेवंत रेड्डी जी ने जिस तरह से अपने ऊपर लगाए हुए इल्ज़ामों का जवाब दिया है और जिस सफाई से वो उन्होंने अपने पार्टी की पैरवी की है, ये दिखाता है कि उनका तजर्बा और उनकी मेहनत जो है वो एक तरह से उनकी लाइफ को आगे शेप कर रही है। अगर कांग्रेस आज सत्ता में तेलंगाना में है, उसका मेन कारण रेवंत रेड्डी जी हैं और ये जो अदालत इस चीज़ को मानती है। रेवंत रेड्डी जी को इस केस में ये अदालत बरी करती है, लेकिन ये उनको हिदायत देती है कि वो लोगों के बीच में रहे और आगे चल के अपने प्रदेश की भी सेवा करें और इस देश की भी सेवा करें। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि रेवंत रेड्डी इसी तरह से तेलंगाना के लोगों की सेवा करते रहेंगे, उनके इश्यूज को उठाते रहेंगे, हम आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।